वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला और अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। और आईपीओ सेगमेंट में आपको करना क्या है, रणनीति क्या अपनानी है, इस पर बातचीत करने के लिए अंशुल जैन जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ के। शौर्य और अंशुल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संदीप जी। तो शौर्य, पहले ये बताइए कि आज मेन बोर्ड में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। आई थिंक एक लिस्टिंग भी हुई है, किस तरह का एक्शन हुआ है, कैसी लिस्टिंग हुई है, पहले उसके बारे में बताइए। जी चलिए लिस्टिंग से अगर स्टार्ट करें, कंपनी थी स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल। लिस्टिंग हुई है इसकी 34.1% पर, एनएसई पर 494 पर शेयर लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस था 369 और आईपीओ का टाइम काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, 97 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। और आईपीओ से कंपनी ने 537 करोड़ जुटाए हैं। अभी अगर प्राइस पर नजर डालें तो जितने पे खुला था, लिस्ट हुआ था, यानी उसके मुकाबले 3% के गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो लग रहा है जो खरीदने के बाद लिस्टिंग गेन लेते हुए नजर आए हैं। तो लिस्टिंग गेन लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अंशुल सर, लिस्टिंग अच्छी हुई जैसा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 97 गुना के आसपास ये भरा है, लेकिन फ्राइडे है, थोड़ा बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया वीकेंड की वजह से, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिख रही है। एंजॉय करें वीकेंड, वैसे भी बारिश है, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए जिनको हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, जिनको मुनाफा हो रहा है उनको लेके निकल जाना चाहिए, और जहां थोड़ी बारिश हो रही है उनको बारिश एंजॉय करनी चाहिए। बनारस में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं सर। थोड़ा लग रहा है सर आपको, थोड़ी सी जेलसी सी महसूस हो रही है कि हम राहत में हैं तो आप क्यों नहीं हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सर, प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि वहाँ पे भी बहुत जल्द बारिश हो और आप भी राहत में आए और वहाँ पे भी मौसम के जो मज़े हैं आपको आते हुए दिखें। अच्छा शौर्य, कुछ आईपीओ जो खुले हुए मेन बोर्ड में, उनकी बात कीजिए। जी मेन बोर्ड पे एक आईपीओ खुला हुआ है, व्रज आयरन एंड स्टील। उस पर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन देखें, यहाँ भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 67.45 टाइम्स, रिटेल 43 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 144 टाइम्स और QIB यानी संस्थागत निवेशक भी 51 टाइम्स भर चुके हैं। ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, लगातार बढ़ रहा है। पहले के दिन 53 का चल रहा था, जब 90 रुपीज़ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम हो गया है 207 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 43 से 44% के बीच में लिस्टिंग दिखा रहा है ग्रे मार्केट के हिसाब से। प्रीमियम बढ़ा है ना पिछले कुछ जी, दिनों में? प्रीमियम बढ़ रहा है लगातार। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है सर व्रज आयरन एंड स्टील पे, और इसके जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम है पर शेयर, जो मुनाफे की बात है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। सारे जो ब्रोकर्स हैं वो इस स्टॉक को लेकर बुलिश ही हैं, सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ लिस्टिंग गेन के लिए। आपकी क्या राय होगी सर? देखिए संदीप जी, बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे यहाँ से मेटल सेक्टर में डेकेड लॉन्ग रैली दिख रही है, और ये छोटी कंपनी लिस्ट हो रही है। छोटी कंपनी जनरली बहुत इंटरेस्ट में होती है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के, और पूरा टोटल इशू जो है फ्रेश इशू है। पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, एक्सपेंशन या अपना जो भी बिजनेस एक्सपैंड करना है या उसको और अच्छे से करना है, तो उसके लिए मतलब कंपनी के पास पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है। तो कंपनी इस पैसे का सदुपयोग करेगी और कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, और ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है कि टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिल्कुल सब्सक्राइब की सलाह रहेगी, और ना सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, बल्कि मैं कहूँगा इसको अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पैसा कमा के देगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। तो 3 से 5 साल का नजरिया रखिए, लिस्टिंग पे तो पैसा बनेगा ही व्रज आयरन एंड स्टील में। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो पोर्टफोलियो में रखेंगे तो और भी ज़्यादा गेंस जो है वो व्रज आयरन एंड स्टील के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और ग्रे मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार हो रहा है इजाफा। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज बीच में हमने देखा कि कल ये आईपीओ बंद हुआ था, किस तरह का रिस्पांस मिला है, कैसा लिस्टिंग पे एक्शन देखने को मिल सकता है, इसे समझने की कोशिश करें। पहले जरा देखते हैं कैसे भरा है, किस किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। शौर्य, पहले उसके डिटेल्स दे दीजिए। जी, हमने भी 2 आईपीओ डिस्कस करे, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्पांस देखने को मिला है, क्योंकि टोटल 24.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एम्प्लॉय का कोटा 10 गुना भरा है, रिटेल का 4.73, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 34 टाइम्स। सबसे ज़्यादा भरा है QIB का कोटा, QIB ने 53.01 टाइम्स सब्सक्राइब करा है। लेकिन ग्रे मार्केट में नजर डालें तो उल्टा ट्रेंड नजर आ रहा है पिछले स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। एक टाइम पर 82 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 281 पर, जो अब 281 के ऊपर 57 रुपीज़ का आ गया है, यानी
30% ट्रेड पर प्रीमियम गिरकर अब 20% पर आ चुका है। QIB का कितना बताया आपने शौर्य? QIB का 50 सबसे ज़्यादा QIB सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि QIB को कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन बाकी निवेशकों को शायद उतना समझ नहीं आई है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। 50 गुना बोला ना आपने जी। तो 50 गुना के आसपास सर QIB, जो कि सबसे समझदार, सबसे पढ़े लिखे या सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं संस्थागत निवेशक जिन्हें हम आम भाषा में बात करते हैं, उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है और इन्हीं को सबसे ज़्यादा समझ भी होती है। एंकर्स में भी यही शामिल होते हैं जो बड़े एंकर निवेशक होते हैं। तो ऐसा क्या है सर इस कंपनी में जो कि संस्थागत निवेशक इसे अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं? इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो बड़े निवेशक हैं वो चाहते हैं कि ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो। ऐसा स्टॉक आपको लग रहा है कि इसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है लंबी अवधि के लिए? देखिए, जितना बिजनेस को समझा है और इसके नंबर्स को पढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बट इमीडिएटली थोड़ा सा ये है कि आईपीओ जैसी लिस्टिंग होगी तो ये फेयरली प्राइस्ड हो जाएगा। अगर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप बता रहे हैं कि उसके आसपास लिस्ट होता है तो ये फेयरली प्राइस्ड हो जाएगा और 1-1.5 साल के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा लिस्टिंग में एक बार आप इसको बेच के निकल लीजिए और उसके बाद इसको ट्रैक पे रखिए। अगर अर्निंग्स का मोमेंटम ऐसी बना रहता है तो फिर कुछ समय कंसोलिडेट करके वापस से अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट लिस्टिंग के बाद 4 से 6 महीना चलेगा ऐसा कहना मुश्किल है। अगर अर्निंग्स साथ में देंगी तो फिर ये चल सकता है। बट अगर अर्निंग्स थोड़ी सी भी स्टेबल रही या बिलो जो एक्सपेक्टेशन रही तो फिर स्टॉक 4-6-8 महीने के लिए साइडवेज चला जाएगा। तो इसमें सलाह रहेगी कि लिस्टिंग में एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स वॉच कीजिए कैसे आते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग में एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए। जितना भी ग्रे मार्केट या जैसे भी लिस्टिंग पे एक बाउंस देखने को मिलता है उसे आप जरूर एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर लोअर लेवल्स पे मिले और 1-2 क्वार्टर्स के नतीजे देख लीजिए। उसके बाद लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए इसमें आप कोई भी राय बनाइए। एसएमई साइड पे किस तरह का एक्शन है शौर्य? जी, एसएमई साइड में लिस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही मतलब एक क्या बोले ऐसी लिस्टिंग हुई है। मेडिक्लेम ऑर्गेनिक्स है कंपनी का नाम और लिस्टिंग हुई है 300% के ऊपर। 300%? जी, मतलब 4 गुना। जी बिल्कुल। इशू प्राइस था 34 रुपीज़ का। एनएससी पर लिस्ट हुआ 137.85, वहाँ मतलब 305% पर लिस्ट हुआ है। और सब्सक्रिप्शन का टाइम भी आईपीओ लगभग 1000 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एग्जैक्टली कहें तो 993 टाइम्स। और आईपीओ का साइज देखें तो सिर्फ 10 करोड़ का, लेकिन लिस्टिंग के बाद अब और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी भी स्टॉक लिस्टिंग प्राइस से 5% के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 144 पर ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 4.97% के ऊपर लिस्टिंग के भी। तो ये 5% का सर्किट है, राइट? जी, कह सकते हैं वो 5% का सर्किट लग गया है सर। मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स, सॉरी अगर मैंने नाम इसका गलत लिया हो, लेकिन दमदार एक्शन देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी बहुत शानदार थे सर। छोटा इशू था, केवल 10 करोड़ के आसपास की इन्होंने फंड रेजिंग की थी, 1000 गुना के आसपास भरा था और 4 गुना के आसपास का जो एक रिस्पांस है लिस्टिंग के समय इसमें देखने को मिला है। और उसके बाद अब लग गया है 5% का ऊपरी सर्किट। 144 रुपये 70 पैसे का भाव है फिलहाल। अगर आप इस स्टॉक की बात करें, एनएससी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए सर? जिनके पास है या जिनको अलॉटमेंट मिला था, जो लकी थे, ले लेना चाहिए मुनाफा या अभी रुकें? देखिए, बम्पर लिस्टिंग हुई है, मैं कहूँगा एक बार अपना मुनाफा बुक करके उसको एंजॉय कीजिए और उस पैसे को नए आईपीओस में इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ पे प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया है, ऑलमोस्ट फेयरली प्राइस हो चुका है, अंडर वैल्यूड स्टॉक था, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए अपना। ठीक है, तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि 4 गुना के आसपास पैसा बन गया है। उसको दूसरे आईपीओ, दूसरे अच्छी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। जो पैसा आपका बन रहा है उसे एक बार लेके निकल जाना चाहिए। और भी कोई कंपनी है एसएमई साइड में शौर्य? जी, एसएमई साइड में 2 कंपनियां खुली हुई हैं। एक है डिनसेन टैंक, जो आज आखिरी दिन है 28 को। प्राइस बैंड है 95 से लेकर 100 रुपीज़ का। आईपीओ से 22 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, जब ग्राफिक्स बन रहे थे 11:15 बजे तब 7 गुना भरे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 15.18 टाइम्स भर गया है। लेकिन ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी कंपनी है नेफ्रोकेयर इंडिया। नेफ्रोकेयर इंडिया आज ही खुला है और 2 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 85 से लेकर 90 रुपीज़ का। आईपीओ से 41 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं और इसमें भी सब्सक्रिप्शन डबल होता हुआ नजर आया थोड़े टाइम में। 11:15 बजे तक 3.11 टाइम्स भरा था, अब 7.82 टाइम्स। और यहाँ पर ग्रे मार्केट में 100% से ऊपर का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इशू प्राइस है 85 से 90 और ग्रे मार्केट में 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है।
एक कंपनी है सर, आज आईपीओ बंद हो रहा है एसएमई साइट पे, डाइंस्टेन टेक का। 95 से 100 रुपये का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट का प्रीमियम नहीं है। हालांकि 15 गुना के आसपास से ऑलरेडी इशू भर चुका है, तो ग्रे मार्केट का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। दूसरा है नेफ्रोकेयर इंडिया, जहां पे 85 से 90 रुपये का प्राइस बैंड है, लेकिन 100 रुपये ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 100 रुपये एक शेयर पर ग्रे मार्केट देने को तैयार है। तो दोनों कंपनियों में सर ऐसा क्या अंतर है कि सब्सक्रिप्शन तो डाइंस्टेन टेक को भी मिल रहा है, लेकिन नेफ्रोकेयर इंडिया में ऐसी क्या खूबी है कि 100% एप्लीकेशन प्रीमियम देने को तैयार है ग्रे मार्केट? देखिए, टेक रिलेटेड कंपनी ने ऑफ लेट परफॉर्म भी नहीं किया था, जितनी आई थी प्रीवियसली आईपीओ मेन लाइन पे भी आए थे तो उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा था, और उसकी सबसे बड़ी वजह रहती कि सारे लगभग ओएफएस थे। इसमें जरूर फ्रेश इशू है तो इंटरेस्ट आना चाहिए था, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा मार्केट का, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बट ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग में थोड़ा बहुत तो गेन इसमें मिलेगा। तो आईपीओ के नंबर्स देखते हुए एक बार हम सब्सक्राइब रेटिंग जरूर देंगे कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बट अगेन, लिस्टिंग के गेन्स अगर मिलते हैं 8-10% या 15% तो लेके निकल जाना चाहिए। वहीं दूसरा नेफ्रो की बात करें तो यहाँ पे पूरा फ्रेश इशू है, और जो कंपनी के नंबर्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और ऑर्डर बुक इनकी बहुत अच्छी दिख रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आउट ऑफ द टू एक साइड में ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, तो इसको हम सब्सक्राइब की रेटिंग देंगे। इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, ना सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट अगेन, लिस्टिंग अगर बहुत बम्पर होती है 200-250% की, अगर उससे ऊपर की ज़्यादा लिस्टिंग गेन जाती है तो फिर वापस से 4-6 महीने एब्जॉर्ब करने में लग जाएगा उसको टेक्निकली। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो डाइंस्टेन टेक इसमें शॉर्ट टर्म में जो भी लिस्टिंग पे पैसा मिलता है वो आप लेके निकल जाइए। नेफ्रोकेयर को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बम्पर लिस्टिंग हो जाती है, बहुत बड़े गेंस आपको लिस्टिंग पे ही मिल जाते हैं, तो लिस्टिंग पे भी अपना मुनाफा बुक करने से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक बार को आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स जितने भी शेयरों को लेकर बातचीत हुई उनको लेकर? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं आईपीओस। हम एसएमई जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, मतलब अपने क्लाइंट्स को एकदम डायरेक्टली, क्योंकि बड़ी लॉट साइज होती है और हमारे पास रिटेल क्लाइंट ज़्यादा है। तो जो एचएनआई कैटेगरी में आते हैं उनको जरूर हमने रिकमेंड किया है, और रिटेल को हमने मेन लाइन के आईपीओ रिकमेंड किए हैं, और हम आगे भी करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो वाह क्या आईपीओ में बस इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।